उर्वशी कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि पड़ोस वाले घर के बाहर काफी भीड़ जमा थी। वो दौड़कर वहां पर गई तो उसने देखा कि पड़ोस वाले घर की बहू आरती ने पुलिस बुलाई हुई थी और आंगन में खूब झगड़ा हो रहा था। उर्वशी दौड़कर आरती के पास गई। वो उसके हर दर्द को जानती थी। आरती उसे देखते ही लिपट गई और कहने लगी, उर्वशी, आज मैं चुप नहीं रह पाई। मैंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया है। उर्वशी ने उसके कंधे को थपथपाकर उसकी हिम्मत बंधाई। थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम ने आरती के सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया था। आरती के माता पिता भी वहां पर पहुंच गए थे। वो लोग उसे लेकर वहां से चले गए। उर्वशी जब अपने घर पहुंची तो उसकी सास दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर जाने की? तुम अपनी सहेली से यही सब सीख रही हो कि ससुराल वालों को कैसे परेशान करते हैं? उर्वशी हैरानी से बोली, माँ जी, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? यदि कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा तो सहने वाला एक ना एक दिन आवाज उठाएगा ही। और आप कौन सा मुझ पर हाथ उठाती हैं जो आप इतना घबरा रही हैं? इतना कहकर वो घर के भीतर घुस गई। उसकी सास प्रभा जी हमेशा उसे गरीब परिवार की कहकर ताने मारती रहती थी। उर्वशी इस बात को नजरअंदाज करती रहती थी क्योंकि उसके ससुर जी, पति और ननद उसे भरपूर प्यार दुलार देते थे। उसकी ननद रेखा की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती थी। सुबह सवेरे ही उसके पति और ससुर जी ऑफिस के लिए निकल जाते थे और थोड़ी देर के बाद उर्वशी भी कॉलेज के लिए निकल जाती थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर थी, घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाती थी। फिर भी उसकी सास को लगता था कि बहू में कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि प्रभा जी को उम्मीद थी कि बहू दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आएगी। विनय उनका इकलौता बेटा था, तो उन्हें लगता था कि बेटे की शादी कौन सा बार बार करनी है। बहू आएगी तो पूरा घर सामान से भर जाएगा। लेकिन विनय ने तो अपने साथ पढ़ने वाली उर्वशी से शादी करने की बात की तो उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि उर्वशी का मायका आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था और वो लोग दहेज देने के सख्त खिलाफ थे। अब प्रभा जी खुलकर दहेज की मांग नहीं कर पाई क्योंकि वो लालची भी नहीं कहलाना चाहती थी। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी हैसियत इतनी ऊंची है तो उर्वशी के पिताजी बिना बोले ही सामान वगैरह तो भर भर कर देंगे। लेकिन उर्वशी और विनय ने पहले ही तय कर लिया था कि वो शादी में ज्यादा खर्च नहीं करवाएंगे। इसलिए उन लोगों ने बिना ज्यादा तामझाम के कम खर्चे में ही अपनी शादी की प्लानिंग की। तब प्रभा जी को बहुत तेज गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने पति के आगे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उन्हें भी यही व्यवस्था पसंद आई थी। अब शादी करके उर्वशी तो ससुराल चली आई और उसने पति के साथ साथ बाकी घर वालों का दिल जीतने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन प्रभा जी कहीं से भी पिघलने को तैयार नहीं थी। छोटी छोटी चीजों में बहू के पीछे पड़ी रहती थी। उर्वशी जब रसोई में काम करती थी तो वो पीछे खड़ी होकर देखती थी और कहती थी, बहू, तेल मसाले का प्रयोग थोड़ा सोच समझ कर किया करो, महंगाई बहुत ज्यादा है। वैसे भी तुमने अपने मायके में इतनी महंगी चीज कहाँ देखी होगी। ये सब सुनकर भी उर्वशी नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी जी को मुझे अपनाने में समय लगेगा और वो जानबूझकर मुझे ऐसी बातें कहती हैं जिससे कि मेरे मन को ठेस पहुंचे। ऐसे ही जब उर्वशी कपड़े धोने बैठती थी तो उसकी सास बोलती थी, साबुन सर्फ का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो।
तुम तो खुले हाथ से खर्च करती हो। उर्वशी थोड़ी परेशान हो जाती थी। उसे हर रोज बाहर निकलना पड़ता था, तो वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदती थी और थोड़ा तैयार होकर कॉलेज जाती थी। तो इस बात से भी उसकी सास को आपत्ति होने लगती थी और वो कहती थी, इतना ज्यादा पर्सनल खर्च करोगी और खुद पर ही सारे रुपए खर्च कर दोगी, तो आगे भविष्य के लिए क्या बचेगा। माना कि तुम जॉब करती हो, लेकिन रुपए बचाकर रखना ही समझदारी है। खुले हाथ से खर्च करके तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्योंकि हो सकता है कल को मुश्किल समय आए, तब यही बचे हुए रुपए ही काम आएंगे। तुम्हें केवल रुपए कमाने आते हैं, उन रुपयों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। अब वो हमेशा उसके पर्सनल खर्चों को लेकर कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी, तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी घर में शांति बनाए रखने के लिए वो खामोश रह जाती थी। एक दिन शाम को प्रभा जी बहू के पास आई और कहने लगी, सुनो बहू, कल कॉलेज से छुट्टी ले लेना, तुम्हारी ननद घर आने वाली है। ये सुनकर उर्वशी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो भी अपनी ननद के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, कल मैं छुट्टी ले लूंगी, आप चिंता मत करिए। प्रभा जी तंज कसते हुए कहने लगी, मैं चिंता करती भी नहीं हूं, मैं टेंशन लेती ही नहीं, बस देती हूं। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुई वहां से चली गई। उनकी इस बात को सुनकर उर्वशी हैरान रह गई। फिर भी वो अपना सर झटकते हुए रसोई में जाकर किचन का काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास एक लिस्ट बनाकर ले आई और कहने लगी, देखो बहू, कल मेरी बेटी के आने पर तुम्हें ये सारे व्यंजन बनाने होंगे। जो भी सामान चाहिए आज ही विनय को फोन करके कह दो, वो ले आएगा। उर्वशी ने लिस्ट लेकर पढ़ना शुरू किया। सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे, दही और अचार के साथ। दोपहर का लंच, दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी, पालक पनीर, मिक्स वेज, करी, ताजी रोटी, रायता, सलाद, पापड़, अचार और मीठे में सूजी का हलवा। वो सोचने लगी कि सुबह जल्दी उठकर काम पर लगना होगा। उसने विनय को फोन करके पालक पनीर, कुछ सब्जियां, फल वगैरह मंगवा लिए थे। सुबह जल्दी उठकर वो नाश्ते की तैयारी में जुट गई। उसने आलू के पराठे और चटनी तैयार कर ली थी। थोड़ी देर के बाद उसकी ननद रेखा घर पहुंच गई। चाय नाश्ते के बाद वो लोग बैठकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। प्रभा जी गुस्से में बोली, बहू, दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या। रेखा कहने लगी, माँ, सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं भी भाभी की मदद करवा दूंगी। तब प्रभा जी तपाक से बोली, मुझे तेरे साथ समय बिताना है, खाना बहू को बनाने दे। इतना कहकर वो खींचकर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। उर्वशी हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झटक कर रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो उसने अपनी सास और ननद के लिए खाना परोस दिया। उसकी ननद कहने लगी, भाभी, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। तो प्रभा जी कहने लगी, अरे बेटा, वो गर्मा गर्म फुलके सेक कर ले आएगी ना, तू पेट भर कर खा। उर्वशी भी कहने लगी, दीदी, मैंने नाश्ता थोड़ी देर से किया था, तो मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहकर वो गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उन लोगों को खाना खिलाने लगी। जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो बर्तन वगैरह समेटने के बाद रसोई की साफ सफाई करके उर्वशी भी खाना खाने के लिए बैठी। अपनी थाली में जब वो पालक पनीर परोसने लगी, तभी उसकी सास रसोई में आ गई।
और कहने लगी, अरे बहू, तुम क्या इतनी सारी वैरायटी खाओगी? ये स्वादिष्ट व्यंजन मेरी बेटी के लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं। जो भी खाना बचा है वो रख दो, हम शाम को खा लेंगे। तुम कोई एक सब्जी ले लो और रोटी के साथ खा लो। तुम तो गरीब परिवार से आई हो, तुम्हारे लिए तो दाल भात भी काफी होगा। ये सुनकर उर्वशी हैरान रह गई। आज उससे रहा नहीं गया। वो कहने लगी, मम्मी जी, सारा खाना मैंने बनाया है और मैं ही नहीं खा सकती? ये बड़ी अजीब बात है। प्रभा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, तो उसमें क्या हुआ? घर में खाना बनाने वाली जो आती है, खाना बनाकर चली जाती है, उन्हें भी सब कुछ खाने के लिए थोड़ी ना मिलता है। उर्वशी हैरानी से कहने लगी, मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि मैं इस घर की बहू हूं, कोई खाना बनाने वाली नहीं। और इस रसोई में जो भी बनेगा उसे खाने का अधिकार मैं भी रखती हूँ। तो वो कहने लगी, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अपने मायके में कभी तुमने ये सारी चीजें देखी भी हैं क्या? इतनी महंगी चीज तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप की हैसियत थी क्या ये सारी चीजें खिलाने की? आज तक तो वो उसके पर्सनल खर्च को लेकर सुनाती थी, लेकिन आज बात उसके खाने तक पहुंच गई थी और ये बात उर्वशी से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसे खाने पीने का बहुत शौक था और अपने खाने पीने के प्रति वो कभी कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने थाली एक ओर रखकर एक गहरी सांस छोड़ी और बड़े ही तल्ख स्वर में बोली, मम्मी जी, मेरे पापा की औकात कितनी थी वो मुझे अच्छे से पता है। उन्होंने कभी मुझे कुछ भी खाने पीने से नहीं रोका, लेकिन लगता है कि आपको ही अपनी बहू को कुछ खिलाने की औकात नहीं है। घर में इतने लोग कमा रहे हैं, मैं खुद कमा रही हूं, फिर भी आपको मेरा खाना भारी लग रहा है। शायद आपका मन ही छोटा है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये सुनकर प्रभा जी गुस्से से तिलमिला उठी। तभी रेखा रसोई में आई और कहने लगी, माँ, तुम भाभी के खान पान को लेकर उन्हें सुना रही हो? ये बहुत दुख की बात है। जब मेरी शादी हुई थी तब तुम हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि ससुराल वाले तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं या नहीं। तो मैं कितना खुश होकर आपको बताती थी कि ससुराल में सब लोग मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। यहाँ भाभी की पसंद का ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, आप घर में बना हुआ खाना भी उन्हें खाने से रोक रही हो। ये कैसी दोहरी मानसिकता है माँ? अब बेटी के सामने प्रभा जी खामोश हो गई। उनके होश उड़ गए, क्योंकि आज बहू भी उनका विरोध कर रही थी। इतने दिनों से तो बहू कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा था तो आखिरकार मजबूरन उर्वशी को भी बोलना पड़ गया था। अब तो वो बगले झांकने लगी। रेखा ने आगे बढ़कर अपनी भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आप चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। ननद का ये प्यार देखकर उर्वशी की आंखें भर आई और वो प्यार से रेखा के गले लगते हुए बोली, जिस घर में आपकी जैसी ननद हो वहां पर कभी भी बहू को कोई दुख नहीं होगा। फिर उसने अपनी सास की ओर देखा तो उसकी सास उसकी नजरों की तपिश को झेल नहीं पाई और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से ना तो वो बहू के खर्च को लेकर कुछ बोल पाती थी और ना ही उसके खाने पीने पर रोक लगा पाती थी, क्योंकि उर्वशी ने भी एक बार बुलंद आवाज में विरोध करके उन्हें ये बता दिया था कि वो अब उनकी गलत बातों को बिल्कुल भी नहीं सहेगी। उस दिन उर्वशी ने
सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस बहू के लिए आवाज उठाई थी जिसे चुप रहने की आदत डाल दी जाती है। और प्रभा जी को भी समझ आ गया था कि बहू कोई बोझ नहीं बल्कि घर की इज्जत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।